नमस्कार साथियों, मैं शैलेंद्र आपका अपने परिवार संगम परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जब से केवीएस और एनवीएस का नोटिफिकेशन आया है तब से सभी मित्रों की कुछ ना कुछ हलचल बनी हुई है। क्या पैटर्न है, कैसे क्या क्या हो सकता है, किस तरह परीक्षा होगी। दूसरा नया ये आ गया है कि TR1 है, TR2 है, फिर इंटरव्यू है। उसी के साथ एक और जोड़ दिया गया है कि कौशल परीक्षा होगी, है ना। तो बहुत सारे डाउट मेरे पास आए हैं, तो मुझे लगा कि आप सब तक उन डाउट को पहुंचाया जाए और उन पर क्या क्या समाधान हो सकता है उस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और आपके जो जो डाउट होंगे लगभग सब क्लियर हो जाएंगे। हाँ, कोई डाउट रह जाता है तो आपने कमेंट बॉक्स खाली है, उसमें कमेंट करिएगा, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। चलिए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और आपका समय बहुत उपयोगी है, क्योंकि केवी का नियम रहा है कि लगभग 1.5-2 महीने के अंतर्गत वो परीक्षा कराने का प्रयास करता है। जैसे जिस परीक्षा के तहत हम लगे हैं केवीएस में 2023 में, तो 26 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया और 10 फरवरी के आसपास से परीक्षाएं प्रारंभ हो गई थी। तो ऐसा अपने साथ भी हो सकता है, अन्य साथियों के साथ। तो अधिक समय ना लेता हुआ आपकी छोटी सी वीडियो में जितनी भी समस्याएं हो सकती हैं, जो जो डाउट मैंने नोट तक किए हुए हैं, हो सकता है वो आपके साथ साझा करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये आपको पता लग ही गया है कि केवीएस और एनवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति, इन्होंने दोनों ने संयुक्त निकाला है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कौन कौन सी कितनी पोस्ट हैं। बाकी हम संस्कृत के बारे में देखते हैं, तो मैं संस्कृत के बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। इन्होंने केवीएस का जो पीजीटी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, वो दिया है। इसके आगे चलते हैं। हाँ, ये तो सबसे पहले तो सीट का पता होना चाहिए। हर एक विद्यार्थी या अभ्यर्थी के मन में यही बात होती है कि भाई कितनी सीट हैं। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से सीट देख लें। संस्कृत में जनरल कैटेगरी में 217 सीट हैं। ईडब्ल्यूएस में, जो इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन वाले हैं, वहाँ पर 52 सीट हैं। ओबीसी में जो एनसीएल है, नॉन क्रीमिलियर हैं, उनमें आते हैं, उनके लिए 142 हैं और एससी के लिए 79। इसके बाद एसटी के लिए 39। टोटल जो सीट हैं वो 529 है ना, 529, जिसमें कुछ ये जो कैटेगरी अलग आते हैं, हैंडीकैप वगैरह, उनमें ये सीट हैं, है ना। तो सबसे पहला डाउट सीट का होना चाहिए, तो वो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है ना। और ये कुछ एनवीएस के हैं, तो वो एनवीएस वाले जो अभ्यर्थी हैं वो देख सकते हैं। बाकी मैं संस्कृत के बारे में बताता हूँ, या अन्य चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं यहाँ से। तो मैं हाल फिलहाल में संस्कृत में क्या क्या कितनी सीट आई हैं उन पर बात करेंगे और क्या क्वालिफिकेशन रहती है, ठीक है। अब आ जाइए, पेज नंबर 13 पे लिखा है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है। देखिए यहाँ लिखा है फॉर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत एंड थर्ड लैंग्वेज। जो एनबीएस है या केबीएस है, जितने भी रीजनल लैंग्वेज हैं उनको भी कंसिडर करता है। और अभी जो थर्ड लैंग्वेज फार्मूला, आजकल हम भी बहुत सारी गूगल शीट भर रहे हैं उसके लिए कि कौन कौन बच्चा संस्कृत लेना चाहता है या रीजनल लैंग्वेज। तो उसके तहत आपको ध्यान ये रखना है क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम NCTE। जो NCT क्या है कि नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन, उसके लिए नियम कानून बनाती है, जितनी भी डिग्री अलॉटेड करती है ना, ये इशू करती है, ऐसा कह सकते हैं। रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विद द एटलीस्ट 50% मार्क, यानी आपका जो भी बीएड या बीएलएड है या इंटीग्रेटेड बीएड है, उसमें 50% मार्क होने चाहिए, है ना, नंबर होने चाहिए। और इसके साथ ही बैचलर ऑनर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, उसमें भी 50% होना चाहिए, बीएड में भी है। तो कहने का मतलब ये कि जो भी आपके पास एज ए टीजीटी बनने के लिए क्वालिफिकेशन, उसमें 50% मार्क होने चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वो है एज का, कि भाई हम कितने लोग किस उम्र तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो उसके लिए देखते हैं
आप ये नोटिफिकेशन देखेंगे तो वहाँ पर भी आप जाकर के अच्छे से एक बार और देख सकते हैं। वैसे तो कोई डाउट यहाँ नहीं रहेगा, फिर भी पेज नंबर 22 जो है उस पे लिखा हुआ है कि एज कितने या एज का कितना रिलैक्सेशन हमको मिल सकता है ना। ये कैंडिडेट के मन में एक यही रहता है कि भाई कितना वो हो, है ना। तो द कैंडिडेट शुड हैव अटेंड मिनिमम 18 ईयर ऑफ एज, ठीक है। मैक्सिमम रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, तो ये बताया गया। वैसा तो जो एससी है और एसटी है उनमें 5 ईयर का है कि 5 साल जो भी लिमिट दिया है उससे 5 साल और भी हो सकते हैं, है ना। जैसे मान लो किसी को 28 दिया है तो 5 साल प्लस कर सकता है। अदर बैकग्राउंड जो ओबीसी वाले हैं और नॉन क्रिमिनल में जो आते हैं उनके लिए 3 साल का है। वुमेन जो है ऑल कैटेगरी के लिए उनके लिए पीजीटी टीजीटी पोस्ट के लिए या इवन लाइब्रेरियन जो होता है और पीआरटी के लिए 10 ईयर, है ना। और रेगुलर एनवीएस एम्प्लॉय जो के एनवीएस में कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं उनके लिए 5 साल मिलेगा। और केवीएस में जो कई बार क्या होता है कोई पीआरटी होता है वो डायरेक्ट या तो एलडीसी के थ्रू जाते हैं टीजीटी बनने के लिए या फिर डायरेक्ट फॉर्म भरते हैं यदि वो एलिजिबल नहीं है एलडीसी के लिए, तो उनके लिए क्या है जनरल कैटेगरी में 5 ईयर, ओबीसी में 8 ईयर और एससी एसटी वाले जो है उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, है ना। और जो कैंडिडेट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं या एक्स सर्विस मैन उनके लिए जो अलग से ये वाले रिलैक्सेशन दिए गए हैं, ठीक है। चलिए एक हो गया है अपना एज से संबंधित। अब कैंडिडेट तैयारी करता है तो उसको सिलेबस पता होना चाहिए, तो आइए सिलेबस पे बात और कर लेते हैं। साथियों कोशिश ये की गई है कि आपके जितने डाउट हो सकते हैं जो कॉमन डाउट हैं उनको मैंने रखा है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने अन्य साथियों को जिनको डाउट हो सकता है या होते हैं, जब भी कैंडिडेट तैयारी करता है तो बहुत सारी समस्याएं सामने होती हैं, तो कुछ ये रही हैं, है ना। तो आइए अब हम करते हैं जनरल पेपर जो है उसके सिलेबस क्या है, क्योंकि टीआर 1 टीआर 2 और इंटरव्यू का 3 तरह से एग्ज़ाम पैटर्न है ना। तो उसमें जो पहला जो पेपर होगा टीआर 1 का, जिसमें जो सिलेबस रखा गया है वो 2 घंटे का ओएमआर शीट है। ये इस चीज़ से आप सब विदित हैं कि ऑनलाइन ना होकर के ये इस बार ऑफलाइन पेपर होगा। और ऑफलाइन पेपर है इसका मतलब ये एक दिन में वन डे एग्जाम होगा लगभग, क्योंकि ऑनलाइन करते हैं तो बहुत सारे सेंटर देखने होते हैं, कंप्यूटर इत्यादि व्यवस्था करनी। पर इसमें तो पेपर है तो जहाँ भी स्कूल फ्री होंगे तो वहाँ लगभग लगभग हो जाएगा ना। चलिए तो इसमें क्या सिलेबस रहेगा, तो टेस्ट कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट, है ना। जनरल रीजनिंग होगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होंगे और टोटल मार्क होंगे 60, है ना। यानी 3 नंबर का एक प्रश्न होगा, ये सभी लगभग कैंडिडेट ने जानते हैं। न्यूमेरिक एबिलिटी जो होगी वो भी इतने 20 क्वेश्चन आएंगे। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी ज़्यादातर शॉर्ट की होगी या क्या क्या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, और बाकी जब पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे तो कैंडिडेट उस चीज़ से समझ ही जाएगा ना। जनरल नॉलेज जीके भी पूछा जाएगा, शायद इसके साथ कई बार क्या करते हैं करंट अफेयर्स भी कुछ पूछते हैं, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। पार्ट 5 जो है वो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, इंग्लिश का है ना, ठीक है। और पार्ट 6 में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 1 अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, तो भारत की और जो है तो आप जो भी भरेंगे तो उसको आपके हिसाब से वहाँ पूछा जाएगा फॉर्म भरते समय, फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, तो आप वो जो भरेंगे वो होगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 100 होंगे और उस 300 नंबर के होंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये आपका ये जो है ये हो गया है टीआर 1 का। अब ये नीचे जो दिया है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है, यानी जो टीचिंग के अलावा और जो वर्क करते हैं उनके लिए इतनी चीज़ें होनी चाहिए, है ना। कार्यालय में जो संभालते हैं या अदर वर्क जो भी स्कूल में होता है उसके लिए जो स्टाफ रखा जाता है उसके लिए ये वाला है। बाकी आप टीचर सभी हैं तो टीचर के लिए जो ऊपर मैंने अभी बताया है ये वाला, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे आ जाएं। सिलेबस हो गया दोस्तों। सबसे पहले सीट था, सीट के बाद क्वालिफिकेशन, एज रिलैक्सेशन, इसके बाद सिलेबस। अब आ जाते हैं सेंटर, क्योंकि मैंने जब सेंटर वाला देखा तो और मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, तो इसके लिए हम पेज नंबर 29 पे चलते हैं और एग्ज़ाम पैटर्न भी देखते हैं, पर पहले एक बार सेंटर का देख लेते हैं ना। पोस्ट के बारे में भी देखें या एक बार इसी क्रम से देख लेते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं 23 पेज नंबर पे ना। चलिए देखिए, सबसे पहले तो टीआर 1 में जो अभी जिसका हमने सिलेबस डिस्कस किया है,
TR1 इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन 3 मार्क का है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, पर साथ ही ये भी है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग फॉर ऑल रॉन्ग आंसर TR1 1/3, यानी आप 3 क्वेश्चन करेंगे तो आपका एक सही क्वेश्चन भी चला जाएगा, है ना। ये चीज़ आप आराम से समझते हैं, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखेंगे। हम जब लगे थे या 2023 में जो पैटर्न था उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इस बार इन्होंने TR1 में भी नेगेटिव मार्किंग रखी हुई, और संस्कृत वाले जो विद्यार्थी होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, उनको थोड़ा अन्य जो सब्जेक्ट है वहाँ दिक्कत तो होती है, परंतु संस्कृत की जो सीट आई हैं टोटल इतनी, ये तो भरनी है, तो कहीं ना कहीं आप मेहनत करिए, ज़रूर आपका हो जाएगा, है ना। पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव माइंड हमेशा बेनिफिट ही देता है। ठीक है, यदि इस बात को लेकर के बैठ जाएंगे कि नेगेटिव है, तो फिर आप भी नेगेटिव हो जाएंगे, तो सिलेक्शन की चांस जो है, ऐसे चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए, क्योंकि डर बना रहता है तो व्यक्ति पढ़ता है। बाकी उतनी सीट भरनी है तो सिलेक्शन सबका होगा जितने कैंडिडेट मेहनत करेंगे ना। दूसरा TR2 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कुछ इस तरह है। TR2 में भी वही OMR सीट होगी, सॉरी, और वो भी टाइम आपका 2.5 घंटे का रहेगा। साथ में इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 60, है ना, और डिस्क्रिप्टिव जो ऑप्शन क्वेश्चन है वो भी 10 होंगे। तो जो 60 हैं वो 60 नंबर के हैं, परंतु जो 10 हैं वो 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा जो भी आपके सब्जेक्ट से होगा, है ना। इसका जो सिलेबस है वो आप दूसरी एक PDF है, मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया। आप हमारे संगम स्टडी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी KVS की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं ना। और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया जाएगा, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का भी जो लिंक है वो भी वहाँ पर पिन किया जाएगा, आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए, तो इसके बारे में समझ गए। हाँ, इसका भी एक मेन पॉइंट ये है कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो थोड़ी एक कदम आगे है। जैसे वहाँ पर 1/3 था, यहाँ पर 1/4 है, यानी यहाँ 4 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो 1 नंबर जाएगा। वहाँ आप 3 गलत कर रहे थे TR1 में तो 1 जा रहा था। ठीक है, यहाँ थोड़ा आपको बेनिफिट मिल रहा है, परंतु नेगेटिव मार्किंग है तो थोड़ा सोच समझ कर ये आंसर को अच्छे से करें, है ना। और जब एग्ज़ाम होगा तो उससे पहले भी हम बात कर लेंगे कि क्या क्या तरीका आपको यूज करना है, क्या क्या ट्रिक्स जो हैं उनका यूज करेंगे। चलिए, और इसके अलावा अब आ जाते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न पे। हमने बात कर ली है, सिलेबस पे बात कर ली है, एज रिलैक्सेशन पे बात कर ली है, नेगेटिव मार्किंग पे बात हो गई। अब आ जाइए, थोड़ा कैटेगरी का और रहता है, वो भी एक खासकर OBC वालों के साथ, है ना। ये एक और इसके साथ एग्ज़ाम सेंटर का है, ये सबसे बेकार भी कह सकते हैं, मतलब कि कैंडिडेट से अब फॉर्म फिलिंग के टाइम पर पता नहीं पूछते हैं नहीं पूछते हैं, एक बार आप फॉर्म भरेंगे तो देख लेंगे, और मैं भी एक डमी फॉर्म भर के देख लेता हूँ और जो रहेगा आपको बता दूंगा। क्या है कि एग्ज़ाम जो सेंटर हैं, द एग्ज़ाम सेंटर फॉर TR1 एंड TR2 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, एकेडमिक असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल विल बी एट द दिल्ली NCR। तो इनके लिए तो एग्ज़ाम बता दिया कि यहाँ पर होगा, परंतु जो और बेचारे नीचे वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए थोड़ी समस्या क्या कर दी इन्होंने कि द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन फॉर TR1 TR2 एंड स्किल टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट टू द अदर नोटिफाइड पोस्ट विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। तो जितनी एप्लीकेशन आए हैं उनके हिसाब से जितने ज़्यादा होंगे उस हिसाब से अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर अलॉट करेंगे। और ये शायद इन्होंने एक नया क्या बोलते हैं शब्द बोला है, कैंडिडेट विल बी डन ऑन रैंडम बेसिस। जो एग्ज़ाम सेंटर सिटी हैं वो आपको रैंडम बताए जाएगी, पहले से शायद नहीं पूछा जाएगा। बाकी आप लोग जो फॉर्म भरना शुरू कर रहे हैं तो उसमें देखेंगे तो यदि सिटी पूछ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दिक्कत है कि कहाँ सेंटर देंगे कुछ नहीं पता, है ना। जैसे SSC वालों को आपने देखा है एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ दिए हैं, खेतों में तक पेपर करा लिए हैं। तो आप लोग थोड़ा सतर्क रहें, बाकी यदि पूछ रहे हैं तो अच्छी बात है। चलिए, एग्ज़ाम सेंटर हो गया। हाँ, मैं कैटेगरी की बात कर रहा था। कैटेगरी में यही है कि जो कैंडिडेट OBC में आते हैं उनके साथ जो है, और अदर जो उसमें आते हैं उनके लिए यहाँ पे एक पॉइंट पिन किया गया है कि जो भले OBC में है परंतु NCL नहीं है तो वो
पूरे पैटर्न में जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर किए जाएंगे। एक मिनट में वो पॉइंट देख लेता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ। ओबीसी पेज नंबर 34। हाँ, ये देखिए, कैंडिडेट हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन। इसमें क्या है कि जो SC ST OBC वाले जो है 8 लाख से नीचे इनकम जिनकी होती है, ग्रॉस इनकम, तो वो अपनी कैटेगरी में काउंट होते हैं। यदि इससे ऊपर है तो भले वो अपनी कैटेगरी में है, परंतु और सारे काम जो हैं वो किस में होंगे इनके, ये रहा पॉइंट, ठीक है। तो वो सब आएंगे जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, फॉर्म भरते समय भी ध्यान रखें कि बाद में कोई दिक्कत ना हो। और एक जो मैंने देखा है, आपको इसका भी ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति जिनके पास अभी OBC NCL का सर्टिफिकेट है ना, OBC NCL का, और बाद में क्या होगा कि अभी तक उससे फॉर्म तो भरा रहा है, पर जब इंटरव्यू होगा तब ये वेरिफिकेशन के लिए आपसे मांगेंगे, तो क्या होगा कि आप ये वाला एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि ये 1 साल के लिए वैलिड होता है और कोई कोई 3 साल के लिए भी होता है। यदि 1 साल के लिए है, वैलिड है, और एग्ज़ाम तक तो ठीक है, अभी फॉर्म भरने तक, इंटरव्यू के टाइम पे एक्सपायर हो गया और आप नया बनवा कर लेके जाएंगे, तो कोशिश ये करिए इसको साथ में लेके जाएं जो आपके पास है। उससे क्या होता है, क्योंकि जब हमने वेरिफिकेशन कराया तो क्या हुआ, कुछ जो हमारे साथी थे वो करंट का जो बनवाया हुआ था वो ले गए और इससे पहले वाला नहीं, तो उन्होंने कंसिडर ये किया कि भैया आपने पहले वाला दिखाया नहीं कहाँ है, ये तो बाद का बनवाया हुआ है। तो आप दोनों को साथ में रखेंगे, है ना। चलिए, और इसके अलावा कि फॉर्म आपको पता ही है कहाँ जाके भरना है। इन्होंने 3 साइट दी हैं और शायद एक ही फॉर्म भराएगा। इन 3 साइट पे जाकर हाउ टू अप्लाई, इनमें जाकर के आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। कोशिश करें जल्दी जल्दी भर दें, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने सीट अलॉटमेंट के लिए बोला गया है कि हम रैंडमली कहीं भी दे सकते हैं, तो जो पहले कैंडिडेट भरेंगे उनको पहले देंगे। सबसे बड़ी समस्या जो कि फ़ीस की है, मतलब और जितने एग्ज़ाम होते हैं वो बहुत कम उसमें होते हैं, पर KVS का हम देखते हैं। बाकी इतना है कि यदि एक ही फॉर्म भरा रहे हैं तो 1500 रुपये TGT की फ़ीस है, PGT की फ़ीस है और ज़्यादा है, और प्लस उसमें 500 रुपये प्रोसेस फीस। तो लगभग 2000 में आपके दोनों फॉर्म भरा सकते हैं, यदि एक ही फॉर्म भरा रहे हैं। उसमें अंदर विकल्प दे रहे हैं चुनने के लिए, अलग अलग भरा रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत है ना। बाकी यही कुछ चीज़ें थी जो जनरल वो थे। आप इसका भी ध्यान रखें, इसके बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर लें, क्लोज जो है उससे पहले 4 दिसंबर से पहले, है ना। फ़ी भी डिपॉजिट कर दें, क्योंकि बाद में कई बार साइट बिजी हो जाती हैं, तो आप उस हिसाब से अपना ध्यान रखेंगे। चलिए साथियों, वीडियो कोशिश तो किया कम हो, पर जितने डाउट थे मैंने पूरे कोशिश की हैं आपको दिक्कत ना हो, और कोई रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एक और ये रहा कि आप जब भी पेपर देने जाएंगे तो TADA विल बी पेड टू एनी कैंडिडेट फॉर अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, स्किल टेस्ट। यानी कहीं पर भी कोई आपको सहायता नहीं दी जाएगी, अपने खर्चे पर सारा काम करना है, ये सरकार का नियम रहा है ना। और एक और इसमें था कि मैं अभी पढ़ रहा था कि वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी, वेटिंग लिस्ट का कोई प्रोसेस नहीं है। और ये परफॉर्मा है जो OBC वगैरह कैटेगरी में आते हैं, तो अपने अपने परफॉर्मा को यहाँ से डाउनलोड करके उसको बनवा लीजिए। अभी मैं जो पढ़ रहा था कि इसमें वेटिंग लिस्ट का कोई चक्कर नहीं है, तो उस चीज़ से भी आप कंफर्म रहें कि वेटिंग लिस्ट का चांस नहीं रहेगा। बाद में जो सीट अलॉट करेंगे वो अपने हिसाब से करेंगे। कहाँ है गवर्निंग, हाँ, नो वेटिंग लिस्ट शैल बी मेंशन, है ना, कि कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं दी जाएगी। तो आप इसका ध्यान रखें, इसको और अच्छे से पढ़ लें एक बार। प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कैंडिडेट टू KVS एंड NVS, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर दिए हैं, तो इसको आप देख लें। और जो एग्ज़ाम में आपको फॉर्म भरते टाइम पूछा जाएगा, उसके लिए
शायद TR2 के बाद पूछा जाए एक बार सब्जेक्ट, तो एक बार आपने भर दिया कि भाई हमको NVS में जाना है अथवा KVS में जाना है, तो फिर वो चेंज करने का कोई चांस नहीं है। तो इसका भी आप ध्यान रखें और इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, अथवा मैंने जैसे बताया कि PDF जो है उस PDF में जा कर के देखें, पेज नंबर 28, तो इसको सही से पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। यहाँ भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखेंगे कोई भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी। तो साथियों, आप लोगों ने वीडियो को पूरे ध्यानपूर्वक देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और पूरी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो तो उसके लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें, जिससे कि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो या KVS में आने वाली है उनके विषय में हम बात कर सकें और उस तक आपको सूचना पहुंच सके। साथियों, मैं संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूं, तो फर्स्ट पेपर अपना आपको पता है जनरल पेपर कैसा रहता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जो जो जैसे कंप्यूटर वाला जो सिलेबस है या जो मैं कर सकता हूं इसमें जनरल रीजनिंग वाला है, तो कोशिश करूंगा। बाकी जो TR2 की परीक्षा है, संस्कृत वाले विद्यार्थी वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको जैसे हमने MP वर्ग 2 की तैयारी कराई थी, उसके बहुत सारे विद्यार्थी अभ्यर्थी जो हैं हमारे इस चैनल की सहायता से सफल हुए हैं। आप बहुत सारे कमेंट पढ़ के देख सकते हैं वहाँ पर जा कर के। तो कोशिश करूँगा आपको सहायता कर सकूँ और जो जो जिस तरीके से हम निकल के आए हैं उस तरह से आप भी निकल सकें इस परीक्षा के जंजाल से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। और जैसा कि मैंने बताया कि TR1 का तो नहीं, पर TR2 की पूरी तैयारी YouTube चैनल पे अपनी फ्री कराई जाएगी। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें और मैं जो जितना मेरे से होगा मैं आपकी सहायता करूँगा। मिलते हैं दोस्तों फिर नई वीडियो के साथ। हाँ, पुनः वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं कि जितनी भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगा। और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। दोनों की जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किए गए हैं। मिलते हैं साथियों फिर किसी वीडियो में। धन्यवाद।